हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन के बुक की, जो कि चैप्टर वाइज ग्राम समाज एवं विकास के पुस्तक की। उसमें पार्ट लेसन 1 और लेसन 2 हो चुका। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 देखेंगे, ठीक है, जो कि होगा ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन के बारे में। तो ये चैप्टर वाइज क्रम चल रहा है, जो कि न्यू बुक है यूथ पब्लिकेशन की, तो उससे संबंधित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस वीडियो को। जो पहला चैप्टर पढ़ा था, इसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ा, तो उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ग्राम विकास योजनाएँ एवं प्रबंधन। तो पहला क्वेश्चन है MGNREGA, ठीक है, यानी कि मनरेगा जिसको कहते हैं, के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट 75:25 होता है, ठीक है। कितना होता है? 75:25, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जो कि इसमें केंद्र का जो है 100, अगर 100 रुपया होता है तो उसमें 75 रुपये केंद्र वहन करता है और 25 रुपये जो है राज्य सरकार वहन करता है। मनरेगा का पहले नाम था, ये नरेगा नाम से स्टार्ट किया गया था 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। 2006 को 2 फरवरी 2006 को नरेगा नाम से स्टार्ट किया गया था और 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्मल ग्राम पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ठीक है। वर्ष 2003 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्वास्थ्य एवं बेहतर जीवन हेतु पहल करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु निर्मल ग्राम पुरस्कार की घोषणा की गई। इस पुरस्कार हेतु स्वच्छता के विविध मानकों के आधार पर ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है। ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का प्रावधान है इसमें, ठीक है। यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी योजना जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ किया गया? इनमें से कौन सा योजना था जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो उस योजना का क्या नाम था? श्री निकेतन योजना। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समाजशास्त्री LM हर्स्ट से सहयोग लेकर 1920 में एक ग्रामीण विकास की योजना प्रारंभ की और यह योजना प्रारंभ में 8 ग्रामों में शुरू की गई और बाद में इसका प्रसार 15 ग्रामों में और किया गया। लेकिन यह योजना व्यक्ति केंद्रित होने के कारण ज़्यादा दिन नहीं चल सकी और टैगोर के देहावसान के बाद यह योजना भी मृतप्राय हो गई, ठीक है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1936 में वर्धा जिले में सेवाग्राम नामक ग्राम में अपना आश्रम बनाकर सेवाग्राम नामक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब की गई, कहाँ से किया गया? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत जो है वो आगरा से किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी शुरुआत किया गया है 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा आगरा से। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो 2022 तक सभी आवासहीन ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया था 2015 में। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 24/7 निर्बाध विद्युत आपूर्ति है। तो 25 जुलाई 2015 को पटना से, बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरुआत की है, ठीक है। तो इसमें आपको जगह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस योजना का जो है नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना का लक्ष्य 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकरण ग्रामों का विद्युतीकरण करना है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 200 जिलों में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट, ठीक है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के 200 पिछड़े जिलों में लागू किया गया और 1 अप्रैल 2008 से यह संपूर्ण भारत में लागू है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा का नाम परिवर्तित करके 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो कि मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा अधिनियम के अनुसार 15 दिन में मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है तथा 33% महिलाओं का कार्य में नियोजन होना भी अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो वो समिति थी शिवरामन समिति।
जिसके सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 यानी कि 12 जुलाई 1982 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड जो है ये हैदराबाद में स्थित है। आंसर क्या क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो सितंबर 2006 में हैदराबाद में किया गया था। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नेफेड की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कृषि उपजों के सहकारी विपणन करना। आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कृषि उपजों के विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड की स्थापना कब किया गया? 2 अक्टूबर 1958 को किया गया। नेफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ पहुंचाना है और यह कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार और आयात निर्यात को व्यवस्थित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ट्राइफेड का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1987 में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है जनजातीय लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कृषि उत्पादों के मूल्यों के उतार चढ़ाव में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसे अनुदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन में अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों पर किस सब्सिडी का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। व्यापार को विकृत करने वाले सभी घरेलू समर्थन उपाय जो है उसको संस्तुत करता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की शब्दावली में कृषि छूटों को निम्नलिखित बॉक्स में विभाजित किया गया है। पहला है ग्रीन बॉक्स, दूसरा है अंबर बॉक्स, तीसरा है ब्लू बॉक्स। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं व्यापार में विकृति एवं विसंगति को उत्पन्न करती है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल होती हैं जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि पर छूटें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1966-67 में हुआ था। कब हुआ था? 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ। हरित क्रांति प्रारंभ होने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलियन नहीं है? कृष्ण क्रांति दिया गया है एथेनॉल का उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली का उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध का उत्पादन और रजत क्रांति जो दिया गया हीरा का उत्पादन। तो ये गलत है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? यही डी पार्ट हो जाएगा, गलत हमें बताना था। अब इससे संबंधित हम देख लेते हैं कुछ क्रांतियाँ विभिन्न। ठीक है, तो रजत क्रांति का संबंध जो है वो अंडा या कुक्कुट उत्पादन से है। ठीक है, कृष्ण क्रांति का संबंध एथेनॉल या पेट्रोलियम उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है यानी कि मछली पालन से, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन के उत्पादन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट में मनरेगा के लिए आवंटित धनराशि कितनी दी गई है इस बार 2022-23 के बजट में? तो वो दिया गया है मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट योजना परियोजना जिसको 2022-23 में दिया गया है आवंटन उसको जान लेते हैं। तो मनरेगा को दिया गया है 73,000 करोड़ रुपये, आजीविका मिशन को दिया गया है 10,005 करोड़ रुपये और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र को दिया गया है 9,994 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को दिया गया है 65,000 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय पेयजल मिशन ग्रामीण को आवंटन किया गया है 50,011 रुपये। ठीक है, इस तरीके से 50,011 करोड़ रुपये सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुछ आवंटित है जो कि पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत का विकास लक्ष्य भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 8% रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो भारत का विकास लक्ष्य था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। इस योजना के शुरुआती समय में भारत सरकार ने 8.2% की विकास दर हासिल करने का फैसला किया था, किंतु 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने 8% वृद्धि की दर को मंजूरी दी थी। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 1 जून को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा।
अब इसमें कुछ मुख्य दिवस हैं, उसको देख लेते हैं। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व मात्स्यिकी दिवस 21 नवंबर और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, विश्व वाला दुग्ध दिवस 1 जून को और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य जिले के बीच समन्वयक जो है ये बताना है कि कौन सा राज्य और जिले के बीच समन्वयक रहता है, तो वो होता है जिलाधीश। कौन होता है? जिलाधीश। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिलाधीश राज्य के और जिले के बीच समन्वयक है। भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाले प्रमुख अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर चकबंदी लेखपाल होता है, तहसील स्तर पर तहसीलदार, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी, जिला स्तर पर जिलाधीश और संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? तो किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहते हैं? तो स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को जो है लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। स्थानीय सरकार की प्रणाली को अपनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से देश के सभी नागरिकों की लोकतांत्रिक सफलता सत्ता के विकेंद्रीकरण पर निर्भर करती है और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही शक्तियों का विकेंद्रीकरण संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, जिला विभाजित होता है, किससे विभाजित होता है? किसमें विभाजित होता है जिला? तो जिला उपखंड में विभाजित होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से भारत राज्यों एवं प्रांतों में विभक्त है। राज्य जो है जनपद एवं जिलों में विभक्त है और जिले जो है तहसील अथवा तालुका अथवा उपखंड में विभक्त है। उपखंड कई गांव या गांव समूहों का समूह होता है जिसके अध्यक्ष तहसीलदार या MRO होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जिला प्रशासन संरचना देख लेते हैं। तो जिला स्तर पर जिलाधिकारी होता है, अनुभाग या उपसंभाग जो विभागीय उपसंभाग अधिकारी होता है, तहसील या तालुका स्तर पर तहसीलदार होता है, राजस्व वृत्त स्तर पर जो है राजस्व निरीक्षक होता है, पटवारी जो होता है वो लेखपाल अथवा पटवारी होता है जो कि गाँव का जो है हेड होता है। ठीक है, इसके बाद उपखंड विभाजित होता है किसमें? तो उपखंड जो होता है वो ग्राम सभा में विभाजित होता है। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उपखंड ग्राम सभा में विभाजित होता है। तहसील, तालुका अथवा मंडल अथवा उपखंड महकमा कई गांव या गांव का समूह है जिनके अध्यक्ष तहसीलदार, तालुका घर या MRO होता है। ठीक है, कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में कलेक्टर पद का सृजन किया था। जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट अपने जिले का प्रमुख कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिलाधीश के पद पर का निम्न में से कौन सा दायित्व है? तो इसमें कलेक्टर का, जिलाधिकारी का, जिलाधीश व विकास पदाधिकारी का है और आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिलाधीश जिले में राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकार संपन्न प्रतिनिधि या प्रथम लोक सेवक होता है। वो कलेक्टर, जिलाधिकारी व जिलाधीश व विकास पदाधिकारी पद के दायित्व का निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो क्या कहलाता है? तो उसको कलेक्टर कहा जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टर जो होता है वो जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है कलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। तो भारतीय ग्रामीण समाज को जो जनजातीय समाज व कृषक वर्ग में बांटा जा सकता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारतीय ग्रामीण समाज को 2 वर्गों में बांटते हैं, पहला है जनजातीय समाज, दूसरा है कृषक समाज। ठीक है, या कृषक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि कहाँ पर होती है? किससे त्रुटि सबसे कम होती है? तो वो होता है इनवार फीता से। इनवार फीता से नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। छोटे खसकों का मापक होता है, क्या होता है छोटे खसकों का मापक? तो उसको मापा जाता है साधारण चेन से। ठीक है, छांटे खसकों का मापन जो है साधारण चेन से होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है समन्वय, नियंत्रण और मॉनिटरिंग करना, ये मेन कार्य होता है। ठीक है, जिलाधीशों के पद से संबंधित विरोधाभास ये है कि क्या है? तो यह कार्य तो करता है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद की शर्तें नियंत्रित होती हैं केंद्र सरकार के। तो ये इसका विरोधाभास है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद तथा संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो जिला शब्द जो है संविधान में अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में जो है प्रयुक्त हुआ है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया, जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी कि DRDA कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया? तो ये शुरुआत किया गया था
1999 में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। कार्यक्रम संचालन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को किन संस्थाओं के साथ समन्वय बनाना आवश्यक होता है, तो वो होता है पंचायती राज संस्था, एनजीओ और बैंक, इन तीनों को जो है साथ समन्वय बनाना आवश्यक हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कि ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है, सही है। यह जिला परिषद का सहायक संगठन, ये भी सही है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायतों के कार्यों को संपन्न करते हैं, गलत है। ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन के संबंध में ग्रामीणों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट, जो कि हमें गलत बताना था, तो सी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का मुख्य कार्य क्या है, तो ये जो है पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय की स्थापना करना और गरीबी कम करने के कार्यकारिणी तथा तकनीकी सहायता देना, ये दोनों मुख्य कार्य हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला विकास अभिकरण के शासी निकाय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ये वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन करता है, नीति निर्देशक का कार्य करता है, योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी की व्यवस्था भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी पार्ट उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीआरडीए के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं, तो डीआरडीए के सदस्य जो होते हैं जिला के सांसद और विधायक दोनों होते हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। डीआरडीए के सदस्य जो होते हैं वो जिले के सांसद और विधायक दोनों होते हैं। इसके अतिरिक्त डीआरडीए के शासी निकाय में विकास विभागों के जिला स्तर के अधिकारी, बैंकर, गैर सरकारी संगठन, समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि आदि शामिल होते हैं। डीआरडीए जो होता है वो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, इसका पूरा नाम है। और के शासी निकाय में जो है निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें शामिल होने वाले जो अधिकारी हैं वह जिला वनाधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी और उपयुक्त सभी है, तीनों इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। डीआरडीए के शासी निकाय में सम्मिलित कौन नहीं होते हैं, तो जिला लीड बैंक के अधिकारी ये सम्मिलित होते हैं, परिवार कल्याण के पदाधिकारी सम्मिलित होते हैं, जिला पशुपालन अधिकारी सम्मिलित होते हैं। इसमें जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं ये नहीं सम्मिलित होते हैं। तो आंसर आपका इस डी पार्ट ही हो जाएगा, ठीक है। डीआरडीए का पूरा नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, इसे हिंदी में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कहते हैं। इसका गठन 1980 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के संचालन की देखरेख करना होता है। जिला शिक्षा अधिकारी डीआरडीए के शासी निकाय में शामिल नहीं होता। डीआरडीए का पूरा नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में अभी ऊपर मैंने बात की, ये 1980 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इसमें से कौन सा असत्य है यानी कि गलत है, इनमें से वो बताना है। तो देखिए, प्रत्येक जिले का अपना जिला ग्रामीण विकास अधिकरण होता है, यानी कि ये पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का प्रमुख एक अंशकालिक अधिकारी होती है, ये गलत होगा, यही असत्य बताना, तो ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। डीआरडीए का प्रमुख प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है, ये भी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्ध सरकारी संगठन है, तो अर्ध सरकारी संगठन की बात करें तो कृषि एवं पशुपालन विभाग, राज्य विद्युत बोर्ड, ये दोनों अर्ध सरकारी संगठन है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। बीडीओ का पूरा नाम क्या है, तो बीडीओ का पूरा नाम होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है ये अथॉरिटी और दूसरे अधिकारियों द्वारा मंजूर की गई योजनाओं को सही से क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल ये करता है बीडीओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीए की कमजोरियों में कौन सा जो है एक शामिल नहीं है, तो प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता जो है इसमें शामिल नहीं है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सहभागिता से क्या तात्पर्य है, तो सहभागिता जो है आम जनता का शासन के कार्यों में भागीदारी होना सहभागिता होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जन सहभागिता का प्रकार है, तो जानकारी चाहने वाले नागरिक, सुझाव देने वाले नागरिक और सेवाओं की मांग करने वाले नागरिक, ये तीनों होते हैं प्रकार। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 31 अगस्त 2005 को सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार जानकारी चाहने वाले नागरिक, सुझाव देने वाले नागरिक तथा सेवाओं की मांग करने वाले नागरिक जन सहभागिता के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शासन में नागरिकों की भागीदारी किस प्रकार का क्रियाकलाप है, तो इसमें जो है द्विपक्षीय क्रियाकलाप होता है। आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए पार्ट द्विपक्षीय क्रियाकलाप, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रशासन में जन सहभागिता की भूमिका के विषय में क्या सत्य है, तो निर्णय के निर्माण में भूमिका, निर्णय के क्रियान्वयन में भूमिका और मूल्यांकन में सहभागिता, ये तीनों प्रकार का जो है कार्य भूमिका होती है प्रशासन में जन सहभागिता की। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, यह कथन किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये जो कथन कहा गया था वो 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1992 से लेकर 1997 तक था और इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गैर सरकारी संगठन वो है जो अपने स्वायत्तशासी मंडल के द्वारा संचालित होता है, यह कथन किसका है? तो इस कथन की अगर हम बात करेंगे तो यह कथन कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर सरकारी संगठन के संबंध में क्या सही है? सही कथन इसमें बताना है गैर सरकारी संगठन में। तो ये इसके कर्मचारी वैतनिक और अवैतनिक होते हैं, ये स्वयं से प्रशासित होते हैं, ये कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। इसमें तीनों पार्ट से ही उपरोक्त तो सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी संगठन की विशेषताएं हैं? तो इनकी संस्थाओं की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, इन संस्थाओं का उद्देश्य जो है लाभ कमाना नहीं होता, यह संस्थाएं स्वनिर्मित कानून से ही संचालित होती हैं। इसमें तीनों इनके बारे में सही है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। समाज कल्याण बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष कौन था? समाज कल्याण बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष है तो दुर्गाबाई देशमुख। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे पूर्व यह योजना आयोग में समाज सेवा प्रभारी थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए जो है कल्याण कार्यक्रमों की योजना बनाने में भी सहायक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर सरकारी संगठन को लोकतांत्रिक सरकार का कौन सा स्तंभ माना जाता है? तो ये 5वां स्तंभ माना जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने, महिलाओं, दिव्यांगों और बच्चों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर सरकारी संगठनों को संस्थागत स्वरूप किस पंचवर्षीय योजना में प्रदान किया गया था? तो 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदान किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये कहा गया अशोक मेहता की समिति में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अशोक मेहता समिति की सिफारिश जो है 1977 में किया गया था, इन्होंने प्रस्तुत किया गया था और इन्होंने ग्राम पंचायत के 2 स्तरीय की सिफारिश की थी। और बलवंत राय मेहता जो है ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय इन्होंने सिफारिश की थी। 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर सरकारी संगठन के कितने मौलिक अंग हैं? तो गैर सरकारी संगठन के 9 मौलिक अंग होते हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और गैर सरकारी संगठन एक निजी संगठन होता है जो लोगों के दुख दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां संचालित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन का मौलिक अंग है? तो साधारण सभा, प्रबंधक, कार्यकारी समिति और पदाधिकारी, ये तीनों जो है गैर सरकारी संगठन का मौलिक संबंध या अंग होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। विश्व बैंक की शब्दावली में गैर सरकारी संगठनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसको विभाजित किया गया है 2 वर्गों में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। विश्व बैंक को आपको इसका हेडक्वार्टर बताना है कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर है। ठीक है, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बताना है आपको कमेंट में। विश्व बैंक की शब्दावली में गैर सरकारी संगठनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, परिचालन एवं वकालत। परिचालन एनजीओ का प्राथमिक विकास जो है प्राथमिक कार्य विकास से संबंधित योजनाओं का डिजाइन एवं कार्यान्वयन करना है, जबकि एडवोकेसी एनजीओ के कुछ कारणों को बढ़ावा देने, जागरूकता फैलाने आदि का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिशा निर्धारण की दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों की श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो परोपकारी या धर्मार्थ संगठन और सहभागिता संगठन ये दोनों हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया? तो वो था 4थी पंचवर्षीय योजना। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 4थी पंचयोजना के अंतर्गत सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया। 1969 से लेकर 1974 तक की योजना का जो है कार्यकाल रहा था और इसके अंतर्गत लघु कृषक विकास एजेंसी का शुभारंभ भी हुआ। 1973 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में एकीकृत क्षेत्र विकास के लिए शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर सरकारी संगठनों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो गैर सरकारी संगठन की बात करें तो ये संस्थाएं समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं विकास के लिए बनाई गई हैं। तो इसका ये सही है। इसके बारे में ये संस्थाएं सरकार द्वारा नियंत्रित है तो गलत है, ये निजी संस्था होती है। यही आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं था। तो आंसर बी हो जाएगा। इस संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, ये भी सही है। इनके माध्यम से स्वैच्छिक प्रयास एवं जन भागीदारी संस्थागत हो जाती है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर सरकारी संगठन किस कानून के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करते हैं? तो वह जो है स्वैच्छिक संस्था समिति पंजीकरण कानून 1860 और राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड, ये दोनों कानून के तहत जो है इन्हें
अंतर्गत जो है अनुदान प्राप्त होता है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। वर्ष 1903 में मद्रास में आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ जो है किस गांव में हुआ था? तो इस मद्रास में जो है सुंदरम गांव था, वहां पर 1903 में आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ हुआ था, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1903 में मद्रास में आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ सर डेनियल हैमिल्टन ने किया था, और इन्होंने जो है सहकारिता के आधार पर इस ग्रामीण योजना को बनाकर मद्रास के निकट सुंदरम गांव से इस योजना को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत में किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता पाई जाती है? तो ग्रामीण भारत में जो अधिकतर परिवार होते हैं वो संयुक्त परिवार होते हैं, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने का कारण क्या है? तो वहाँ पे जो है परंपरा, भाग्यवादिता और रूढ़वादी और प्रथा, ये तीनों कारक बनते हैं, तो आंसर इसका जो है सी डी पार्ट हो जाएगा। ये सभी कारक होते हैं। ठीक है, इसमें अन्य और कारण होते हैं सामाजिक कमजोरियाँ, पैसों की समस्या, परिवार की सोच, लोगों की सोच आदि जो है मेन कारण होते हैं अशिक्षित होने का ग्रामीण परिवारों का। ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप होता है, इसके पीछे कारणों को उत्तरदायी किसको मानते हैं? तो भोजन संग्रहण, मत्स्य पालन और कृषि को माना जाता है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पशुपालन भी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रीय सामूहिकता के स्थान पर अब किस प्रतिरूप को बढ़ावा मिल रहा है? तो वो मिल रहा है व्यक्तिवाद को, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण सामूहिकता के स्थान पर अब व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। व्यक्तिवाद एक नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की आत्मनिर्भरता पर बल देता है। साधारण अर्थ में स्वार्थ के समर्थन की अथवा विशिष्ट समझे जाने वाले व्यक्तियों की महत्ता स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता के ह्रास होने का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रामीण समाज में अगर आत्मनिर्भरता अगर गायब हो रहा है तो वह है नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, तीनों कारक हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है? तो वो है ग्रामीण पंचायत की स्थापना, पंचायती राज की स्थापना, आर्थिक संरचना में परिवर्तन, मताधिकार की स्वतंत्रता, ये तीनों मुख्य कारण है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ये सभी। भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना किस समाज सुधारक द्वारा किया गया था? तो भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की बात करेंगे तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया। सेवाग्राम योजना के अंतर्गत चलाया गया कार्यक्रम गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के तहत इस संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, इंडियन विलेज सर्विस योजना के प्रारंभ का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है W.H. विसर को, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। इंडियन विलेज सर्विस योजना जो है प्रारंभ श्रेय W.H. विसर को जाता है। इन्होंने जो है 1945 में सेवा योजना उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के असगौली गांव में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर ने किस गाँव से जो है ग्रामीण विकास उद्देश्य विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो वह था महेवा गाँव, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किसान क्रेडिट किसानों को किस आधार पर दिए जाते हैं? तो ये दिया जाता है भूमि के आधार पर, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसान क्रेडिट किसानों को जो है किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को भूमि के आधार पर दिया जाता है। 5,000 अथवा अधिक के उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसान इस योजना के लाभ हेतु हकदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते? तो वह है किसान अपना कर्ज चुकाने के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी खेती के बीज खरीदने, खेती के लिए उर्वरक खरीदने, खेती के लिए कीटनाशक खरीदने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया? तो वो पंचवर्षीय योजना थी द्वितीय, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें उद्योग को सर्वप्रथम बढ़ावा दिया। प्रथम परियोजना में जो है कृषि का सर्वप्रथम बढ़ावा दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय का कार्यकाल 1956 से 1961 था और यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का जो है क्वेश्चन और जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया था चैप्टर नंबर 3 जो कि हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा काम है जिससे आपका कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, और हमें थोड़ा सा इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।